हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि उपयुक्त कारण देते हुए क्षारीय मृदा धातुओं को उनकी ऑक्सीजन तथा जल के साथ क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी क्षारीय मृदा धातुओं की, क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीजन व जल से क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम। तो सबसे पहले अपने ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। तो क्षारीय मृदा धातुएं जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और MO प्रकार के ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्साइड। जैसे बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, कार्बन ऑक्साइड, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। और यहाँ पर ध्यान रखना M बराबर क्या है? BeMg, यानी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये होती है। ये इसकी संतुलित अभिक्रिया हो गई। अब बात करें अगर अब किसकी अभिक्रियाशीलता की, तो इनकी अभिक्रियाशीलता बेरिलियम से बेरियम तक बढ़ती है, क्योंकि आकार बड़ा होने से, क्योंकि ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार में बढ़ोतरी होंगी, बड़ा होने से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपेक्षाकृत आसानी से मुक्त हो जाता है, आसानी से मुक्त हो जाता है और वह क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, तो क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? अगर अपन बात करें ऑक्सीजन के संबंध में, तो सबसे ज्यादा बेरियम, उसके बाद में स्ट्रोंशियम, उसके बाद में कैल्शियम, उसके बाद में मैग्नीशियम और सबसे अंत में आएगा बेरिलियम। अब ये तो हो गई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की बात। अब अपने करते हैं जल के साथ अभिक्रिया की बात। तो जल के साथ देखो अभिक्रिया कैसी होती है। तो जल के साथ इनकी अभिक्रिया जो थोड़ी अलग होती है। देखो कैसे कि बेरिलियम हो या क्या हो, बेरिलियम की अभिक्रिया जब ठंडे वाटर से करवाई जाती है, यानी ठंडे जल से करवाई जाती है, अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन गर्म जल से, यानी जब भाप के साथ, ये इसकी जो जल की भाप होती है उसके साथ जब अभिक्रिया करवाती है, तब ये बनाता है बेरिलियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह मैग्नीशियम जो है वो ठंडे वाटर से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन जब गर्म जल से यानी भाप के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये भी क्या बनाएगा?
मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन इसके अलावा जो 3 है, कैल्शियम जब जल से अभिक्रिया करेगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। इसी तरह स्ट्रोंशियम जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करेगा। ये जो है वो ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर सकते हैं, यानी लिक्विड स्टेट में अगर जल हो तो भी अभिक्रिया कर लेंगे ये। तो क्या बनाएगा, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। और इसी तरह बेरियम जो है वो भी ठंडे जल से ही अभिक्रिया कर सकता है और क्या बनाता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ये गैस जो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये तो आपने ये कह सकते हैं कि मध्यम प्रकार का या मध्यम प्रकृति का जो क्षार होता है, लेकिन स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो प्रबल क्षार होते हैं। अब इसके आधार पे अपने देखो इनकी क्रियाशीलता का भी निर्धारण कर सकते हैं कि बेरिलियम की जो क्रियाशीलता होगी वो क्या होगी, सबसे कम। उसके बाद में किसकी होगी, मैग्नीशियम की। उसके बाद में कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और उसके बाद में बेरियम। और इसका भी कारण वही होगा जो अपने पहले भी दिया था कि बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है वो क्या है, कम है क्योंकि इसका आकार छोटा है। लेकिन बेरियम की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या है, ज्यादा है क्योंकि इसका आकार क्या है, बड़ा है। दूसरे शब्दों में अपने ये भी कह सकते हैं कि बेरिलियम जो है उसकी आयनन ऊर्जा क्या है, ज्यादा, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता और उसकी क्रियाशीलता क्या है, कम। लेकिन बेरियम जो है उसकी आयनन ऊर्जा क्या है, कम है और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसलिए उसकी क्रियाशीलता भी क्या है, ज्यादा। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।